और पिटीशन फाइल करके आ सकती है कोर्ट में। तो मुझे लगता है कि अब ये लड़ाई आसान लड़ाई नहीं रह गई। टीएमसी जिस प्रकार से लड़ रही है वह एक आसान तरीके से नहीं, वो हर तरीके से अपनी जनता के बीच में, जनता की पहुंच पर, दूसरा अपने वर्करों से वर्करों के बीच पर, तीसरा इसके साथ में जितने बड़े लेवल पर बीजेपी लगभग 2.5-3 लाख पुलिस फोर्स वहां पर सीआरपीएफ को मिला दिया जाए तो इंक्लूड करके लगाई हुई है। राज्य सरकार जब एक दुर्भावपूर्ण या ऐसा कह सकते हैं कि जब भेदभावपूर्ण राज्य के लिए नीतियां हों, उसके मन में ऐसा हो, ऐसा उनको लगता है, तो ऐसा करने में मुझे लगता है ममता बनर्जी को कोई गुरेज नहीं था। और यदि सुप्रीम कोर्ट कह देती तो मुझे लगता है कि लकीर बन जाती है, पूरे भारत देश के राज्यों में इसी प्रकार से व्यवस्था चलती और राज्य की सरकारें कहती कि नहीं हमारे भी तंत्र के लोग होंगे और इलेक्शन का। तीसरा, इसके साथ में जो इलेक्शन में विभिन्न प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं, जहां बीजेपी शासित लोग होते हैं उनको फायदा दिया जाता है और जहां पर अन्य पार्टीज के लोग होते हैं उनको सुना भी नहीं जाता है। तीसरा कि जो जहां पर विभिन्न प्रकार से ईवीएम की जो मशीनें होती हैं 100% चार्ज पाई जाती है, ये विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। तरीके से ममता बनर्जी को आज सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा। क्या मुख्य कारण रहा? क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग पर उन्होंने आरोप लगाया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ममता बनर्जी को जिस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, जिस भाषा में बीजेपी समझना चाहती है उसी भाषा और उसी कानूनी तरीके से वो समझाना भी चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आने के पीछे उनके कुछ विशेष कारण थे। उन्होंने यह आरोप लगाया था कि जिस प्रकार से जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है वह उस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को पूरी तरीके से वैसे ही व्यवहार कर रही है जैसे एक सौतेला व्यवहार अन्य राज्यों के साथ में जहां भाजपा शासित नहीं है वहां किया जा रहा है। दूसरी बात, उनका आरोप था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे एम्प्लॉइयों का वो इलेक्शन की ड्यूटीज पर लगा दिया गया है, जो काउंटिंग में भी बहुत तरीके से वो मिसयूज कर सकते हैं। तीसरा आरोप था कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी लोगों को इसमें वरीयता दी जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे भारत देश के जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है और जो कॉन्स्टिट्यूशन की सारी चीजें दी गई उसमें कभी भी ऐसा मौका नहीं रहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी मौका दिया जाए। पर सवाल यह उठता है कि पॉलिटिकल पार्टी का जवाब नहीं मांगा गया था, न पॉलिटिकल पार्टीज के पर्सन्स को मांगा गया था। यह बोला गया था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बराबर बराबर रेशियो होने चाहिए। पर जब सरकारें, राज्य सरकार जब एक दुर्भावपूर्ण या ऐसा कह सकते हैं कि जब भेदभावपूर्ण राज्य के लिए नीतियां हों, उसके मन में ऐसा हो, ऐसा उनको लगता है, तो ऐसा करने में मुझे लगता है ममता बनर्जी को कोई गुरेज नहीं था। और यदि सुप्रीम कोर्ट कह देती तो मुझे लगता है कि लकीर बन जाती है, पूरे भारत देश के राज्यों में इसी प्रकार से व्यवस्था चलती और राज्य की सरकारें कहती कि नहीं हमारे भी तंत्र के लोग होंगे और इलेक्शन कमीशन के भी लोग हों। पर सवाल यह भी है कि इलेक्शन कमीशन का मतलब यह नहीं होता है कि एक सेंट्रल में बैठा हुआ व्यक्ति, इलेक्शन कमीशन चाहे वो बीएलओ हो वो भी इलेक्शन कमीशन का पार्ट होता है, चाहे एलओ हो वो भी होता है, इसके साथ में जो एसडीएम, कलेक्टर, ये सब जितने भी पार्ट्स होते हैं ये सब कहीं ना कहीं पर इलेक्शन कमीशन के ही हिस्से हैं और पार्ट भी है। तो इस तरीके से यदि वो राज्य की नियुक्ति वाले लोगों को भी मानती है कि उनको रख लिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात अलग से नहीं थी कि वो कोई टीएमसी के एजेंट लोग करेंगे या कुछ भी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना था कि जिस प्रकार से विभिन्न पार्टियों के एजेंट कहीं न कहीं पर खुद भी इलेक्शन की काउंटिंग के दौरान पर मौजूद होते हैं और यदि उनको कोई ऑब्जेक्शन लगाया जाता है उनके द्वारा तो उसको उस समय पर जो टेबल वाइज में, राउंड वाइज में जिस जिस ईवीएम मशीनों को काउंटिंग को लेकर इश्यूज होते हैं वहां पर उस प्रश्न को रेज किया जा सकता है, उठाया जा सकता है। पर मुझे लगता है कि ऐसा हुआ नहीं और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला कि जब आपके एजेंट सारे कर सकते हैं इन सारी प्रक्रिया को, इलेक्शन कमीशन ने ऐसी व्यवस्था दी हुई है तो आप उस दिन को सारे को करिए। पर एक चीज को लेकर के ममता बनर्जी को बड़ी राहत मिल गई इस मैटर से कि जो सीसीटीवी फुटेज है 45 डेज तक वो कम से कम सेव रहेगा, जिससे जहां जहां इलेक्शन की गड़बड़ियां हुई है, एजेंट की काउंटिंग की गड़बड़ियां हुई है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रखना पड़ेगा और उन एविडेंसेस के सबूतों के आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यदि कहीं भी टीएमसी को लगता है तो वो आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगा सकती है और पिटीशन फाइल करके आ सकती है कोर्ट में। तो मुझे लगता है कि अब ये लड़ाई आसान लड़ाई नहीं रह गई। टीएमसी जिस प्रकार से लड़ रही है वह एक आसान तरीके से नहीं, वो हर तरीके से अपनी जनता के बीच में, जनता की पहुंच पर, दूसरा अपने वर्करों से वर्करों के बीच पर, तीसरा इसके साथ में जितने बड़े लेवल पर बीजेपी लगभग 2.5-3 लाख पुलिस फोर्स वहां पर सीआरपीएफ को मिला दिया जाए तो इंक्लूड करके लगाई हुई है, तो वह मुझे लगता है किसी जंग के समान से कम नहीं है। जिस प्रकार से एनआईए, ईडी का
उपयोग, एनआईए का उपयोग विदेश के लिए बहुत सारी फंडिंग टेररिज्म वगैरह के लिए किया जाता था, वो आज वेस्ट बंगाल में भी यूज किया जा रहा है। तो इसका सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी कहीं डायरेक्शन दिला करके और इनकी पिटीशन को डिसमिस करके सारी चीजों को फिर से एक कोर्ट से डायरेक्शन लेना कि इस प्रकार की प्रक्रिया की गई है। तो कहीं न कहीं पर सरकार का जो यहाँ पर रहा है पूरा हिसाब किताब, सरकार यहाँ पर आगे बढ़ गई है और स्टेट गवर्नमेंट अब जो वेस्ट बंगाल है, उसको उतनी बड़ी राहत की सांस नहीं मिली जितनी बड़ी राहत की सांस की उनको उम्मीद थी। क्योंकि इसमें जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन थी और जो उनकी डिमांड थी, उन्होंने बोला हमारे राज्य के भी लोगों को वरीयता क्रम में या उसमें चुनाव की मतगणना के दौरान पर एज असिस्टेंट अकाउंटेंट के रूप में आप रखिए। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसा इलेक्शन की उसमें गाइडलाइन में कोई प्रावधान नहीं है। और यदि गवर्नमेंट का ही व्यक्ति अकाउंटेंट व्यक्ति आता है तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी, उनको भी संतुष्टि रहती कहीं ना कहीं पर। और भविष्य में होने वाली जो बहुत सारी बातें थी वह कहीं ना कहीं पर यहीं पर रुक जाती कि हमारे भी एजेंट के तौर पर जो गवर्नमेंट एजेंट हैं या गवर्नमेंट के जो हमारे स्टाफ हैं जिनके ऊपर वो फेथ कर सकती हैं कि हमें सही बताएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि कुछ भी बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई कोई भी बात करेंगे तो यह स्पष्ट होगा कि भेदभावपूर्ण होगा, क्योंकि आपके मन में इस तरह का विचार बन चुका है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यक्ति वो हमारे विपक्ष में है। तो आपको यहाँ पर करने में कोई बहुत खुरेज नहीं था, पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया तो यह भी दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टीएमसी अपने प्राइवेट एजेंटों के माध्यम से काउंटिंग के दौरान पर सब लोगों को साथ में रखेगी और बैठाएगी और काम को करेगी। लेकिन सर वही चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के आरोप पर ये जवाब दिया है कि जिस तरीके से हमारा जो सर्कुलर 13 अप्रैल को जो पास हुआ वो कहीं ना कहीं पारदर्शिता लाने के लिए किया। तो पारदर्शिता क्या 13 अप्रैल को ही जरूरी थी? उससे पहले बिहार में भी चुनाव हुए, काफी जगह चुनाव हुए, तो वो सर्कुलर पहले क्यों नहीं लाए? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसके पहले भी इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे इलेक्शंस कंडक्ट कराए, लोकसभा, विधानसभा, कई राज्यों की विधानसभाएं हुई और उसके बाद चुनाव प्रक्रिया में ये सारी चीजें अमेंडमेंट बीच बीच में की गई है। पर इनको जैसे चुनाव के दौरान पर कोई भी गड़बड़ी लगती है या इनको लगता है कि पार्सली तरीके से इसको अमेंड किया जाए वो बेनिफिट हो सकता है, तो वह भी करने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि 13 अप्रैल का जो अमेंडमेंट आया, मतलब वो आया हुआ है, उसके बारे में मुझे बहुत पर्याप्त जानकारी तो नहीं है। पर यह जो आपने बताया जैसा कि उसके आने के बाद से बीच में टीएमसी को ये सब चीज़ें कहीं न कहीं पर बाउंड कर दिया और कहीं न कहीं पर उनके जो हाथ पहले खुले हुए थे, उस पे रोक लगाने का एक तरीका था। सर जिस तरीके से अभी लगातार चुनाव आयोग पे कई सालों से सवाल उठ रहे हैं कि निष्पक्ष नहीं है, सरकार के दबाव में काम करती है, तो जो जनता है जो आपसे कनेक्टेड है वो क्या सोच रही है इस पूरे मामले में? हमारे से जो कनेक्टेड लोग हैं ना वो बहुत तरीके के जवाब देते हैं। हमारे एक संजय शर्मा जी हैं, उनकी व्याख्याएँ तो बिल्कुल ही ऐसी रहती हैं कि पहले वो उनका आरोप लगता है कि भारत देश का जो इलेक्शन कमीशन है वो कहीं का इलेक्शन कमीशन न रह करके बीजेपी का एक पूरा अकाउंटेंट एजेंट हो गया है। उसका प्रिंट करने वाला बीजेपी का एक तंत्र है जहाँ से सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। तीसरा, इसके साथ में जो इलेक्शन में विभिन्न प्रकार की गड़बड़ियाँ होती हैं, जहाँ बीजेपी शासित लोग होते हैं उनको फायदा दिया जाता है और जहाँ पर अन्य पार्टीज के लोग होते हैं उनको सुना भी नहीं जाता है। तीसरा, कि जो जहाँ पर विभिन्न प्रकार से ईवीएम की जो मशीनें होती हैं 100% इंचार्ज पाई जाती है। ये विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और उनकी तरफ से ये बहुत तरह के ग्राउंड्स आते रहते हैं। पर वह भी बात सही है कि वो उनका अनुभव है और उस अनुभव के माध्यम से हम लोगों ने कई बार पिटिशन भी फाइल किया है, ऐसा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही जवाब देती है और ऐसे जजमेंट आते हैं तो फिर उसके बाद यह लगता है कि इलेक्शन कमीशन से और सुप्रीम कोर्ट से कुछ चीज़ों को लेकर के कैसे काम को निकाला जाए और कैसे किया जाए। सर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो ममता बनर्जी की याचिका थी उससे बड़ी राहत तो नहीं थी, क्या जो सर्कुलर है वो यही चलेगा या जो पुराना सर्कुलर है वो चलेगा? नहीं, उसमें सर्कुलर क्या है 13 अप्रैल वाला, उसको तो मैंने देखिए अभी मैंने इसके पहले भी बोला है, मैंने पढ़ा नहीं है। यदि आपको थोड़ा बहुत जानकारी तो आप ब्रीफ कर सकते हैं, मैं उसको मतलब उसको मैं क्या उसका ओपिनियन है मैं बोल सकता हूँ। पर सवाल यह है कि जो 13 अप्रैल का सर्कुलर यदि ऐसा है कि पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है और वह भेदभावपूर्ण है, तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है तो उसमें यह बोला गया है कि 13 अप्रैल का जो ऑर्डर है, जो इन्होंने सर्कुलर जो भी छोटा मोटा ऑर्डर ऑर्डर किया है, उसको जब हाई कोर्ट ये लोग गए थे टीएमसी वाले, तो टीएमसी वालों की बातों को हाई कोर्ट ने यह बोला कि इलेक्शन कमीशन जो चाहेगा वो कर सकता है।
ठीक, तो इसी अपील को लेकर के जब 30 तारीख को यानी 30 अप्रैल को जब यह मैटर वहाँ डिस्पोज ऑफ हो गया, इसी की चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया गया और आज के लिए वो मैटर फिक्स था, अपडेट भी हुआ और आज उसमें हियरिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेजेंट किया उसने बोला कि हम जो 30 अप्रैल की गाइडलाइन है उसको अक्षरशः फॉलो करने के लिए मैं बाध्य हूँ, पर उसका क्या गाइडलाइन है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है और हमने नेट में भी सर्च करने की कोशिश की, उसकी अवेलेबिलिटी मुझे मिली नहीं। इसी के साथ में एक चीज़ ज़रूर है कि 45 डेज़ का जो उनको सीसीटीवी फुटेज वगैरह रखने की बात है, उसको लेकर के तो कोर्ट बिल्कुल तरीके से स्ट्रिक्ट रही और उस चीज़ को मानने के लिए वो बाध्य भी रही।